हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करेंगे आज के सेशन को, आज के हमारे डेली करंट अफेयर को। और यहां पर हम डिस्कस करेंगे 13 नवंबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। आराम से एंड तक सेशन को देखिए, एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन नोट कीजिए आराम से। आने वाली एग्जाम में आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए एंड तक देखिएगा। पीडीएफ आप क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन से ले लीजिए, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी और डेली करंट अफेयर का मॉक टेस्ट भी आप एप्लीकेशन पर लगा सकते हैं। चलिए हम चलेंगे हमारे सबसे पहले क्वेश्चन पर, ध्यान से नोट कीजिएगा। जर्मन वॉच द्वारा जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 में दीर्घकालिक सूचकांक में भारत किस रैंक पर है? तो एक पर्यावरण या फिर जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर एक इंस्टीट्यूशन रिसर्च का काम करता है जिसका नाम है जर्मन वॉच। इसने हाल ही में ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स को जारी किया है। 2026 के लिए ये इंडेक्स आया है। आपको पता है अभी कॉप 30 की बैठक का आयोजन किया गया था, मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया था, कॉप 30 की बैठक के बारे में। तो इसका आयोजन किया गया हाल ही में ब्राजील में, और इसमें जर्मन वॉच ने ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स को जारी किया। इसमें यह देखा जाता है कि किस देश में क्लाइमेट का रिस्क सबसे ज्यादा है, जलवायु परिवर्तन के कारण सबसे ज्यादा डिजास्टर आए हैं या फिर आने वाले हैं, या फिर सबसे ज्यादा जो जोखिम भरे देश है डिजास्टर के मामले में, नेचुरल आपदाओं के मामले में, उनको यहां पर रैंक किया जाता है। जो देश पहले नंबर पर होगा मतलब है कि भाई सबसे ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं झेलने के चांसेस उसके हैं, मतलब वो सबसे ज्यादा रिस्क में है। और जैसे जैसे रैंक गिरती जाएगी वो देश उतना ज्यादा सेफ होता चला जाएगा। आई होप समझ में आया होगा कि इंडेक्स क्या है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 की बात करें तो इसमें इंडिया को जो एक कैटेगरी होती है जिसका नाम है लॉन्ग टर्म इंडेक्स या लॉन्ग टर्म कैटेगरी। एक तो हर साल के आधार पर भी आती है और एक लॉन्ग टर्म कैटेगरी आती है जिसमें 30 साल के डेटा को शेयर किया जाता है डिजास्टर को लेकर। अब इसमें इंडिया को 9th रैंक पर रखा गया है। पिछले साल जब ये इंडेक्स आया था और 30 साल का डेटा जब शेयर किया गया तो इंडिया को 8th रैंक पर रखा गया था, लेकिन इस साल अब इंडिया को 9th रैंक दी गई है। मतलब कहीं ना कहीं एक रैंक का हम सुधार बोल सकते हैं। अब आप बोलोगे सर हम तो ऊपर से नीचे आए हैं, तो भाई हमारे यहां पर डिजास्टर का खतरा उतना ज्यादा कम हुआ है अगर हम पीछे जाते जा रहे हैं तो। ठीक है, तो हमारी रैंक में सुधार हुआ है, अब हम 8वीं से आ गए हैं 9वीं रैंक पर। समझ में आओगा। तो एनवायरमेंटल थिंक टैंक के जर्मन वॉच, इसने अपनी रिपोर्ट जारी की ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। देखिए जो 30 साल का डेटा जारी किया गया है ना, वो जारी किया गया है 1995 से लेकर 2024 तक। ठीक है, ये 30 साल का डेटा है, 1995 से 2024, 3 दशक के डेटा को लिया जाता है तो ये लॉन्ग टर्म इंडेक्स हो जाता है। और जिस साल के लिए आखिरी जो साल होता है ना, जैसे 2024, तो अभी जो रिपोर्ट जारी की गई है वो 2024 का 1 ईयर के डेटा के आधार पर भी रैंक की गई होगी। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म और फिर लास्ट ईयर के हिसाब से एक शॉर्ट टर्म की इंडेक्स की रैंक भी होती है। तो 1995 से लेकर 2024 तक के लिए 30 साल का जो अवधि है, 3 दशक की, इंडिया उन देशों में 9वें स्थान पर रहा है जो क्लाइमेट डिजास्टर से सबसे ज्यादा प्रभावित है। डन। तो ब्राजील के बेलम में जो कॉप 30 के बैठक का आयोजन किया गया था, इसमें जर्मन वॉच ने इस इंडेक्स को जारी किया। रिपोर्ट के अनुसार भारत जो 1994 से 2023 तक की जो लास्ट ईयर की रिपोर्ट आई थी उसमें इंडिया 8वें स्थान पर था, अब 9वें स्थान पर आया है, मतलब स्थिति सुधरी है। एनुअल इंडेक्स 2024 का आएगा, जैसे मैंने आपको बताया लास्ट ईयर का आता है। एनुअल इंडेक्स 2024 में भारत 15वीं रैंक पर है। लास्ट ईयर इंडिया 10वीं रैंक पर था, मतलब यहां पर भी हमारी रैंक में सुधार हुआ है, मतलब डिजास्टर का खतरा कम हुआ है। तो एनुअल इंडेक्स में हम 15वें स्थान पर हैं। लॉन्ग टर्म इंडेक्स में 30 साल का जो निकाला जाता है उसमें हमको 9th रैंक दी गई है और लास्ट ईयर हमारी 8th रैंक थी। ठीक है, जो की पॉइंट्स जर्मन वॉच ने अपनी रिपोर्ट में बताए, इसमें बताया गया कि 1995 से 2024 के बीच में पूरे वर्ल्ड में 9,700 से अधिक एक्सट्रीम वेदर इवेंट हुए हैं और इसमें ऑलमोस्ट 8,32,000 लोगों की मृत्यु हुई है। करीब 4.5 ट्रिलियन US$ की इकोनॉमिकल लॉस भी झेलना पड़ा है वर्ल्ड को। देखिए 1995 से 2024 में
हम तो 9th नंबर पर हैं। सबसे पहले नंबर पर है डोमिनिका, सेकंड पर म्यांमार और थर्ड पर है होंडुरास। ये लॉन्ग टर्म इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 9th। अब इंडिया के लिए जो डेटा शेयर किया गया है जर्मन वॉच के द्वारा, भारत में जो 30 साल का टाइम पीरियड है उसमें 430 मेजर क्लाइमेट डिजास्टर आए, 80,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई और 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हमको लॉस हुआ है। 1.3 बिलियन लोग प्रभावित हुए हैं। आपदाओं के कारण देश को लॉस हुआ है 170 बिलियन अमेरिकी डॉलर का, करेक्ट कीजिएगा, 14 लाख करोड़ रुपए होते हैं ऑलमोस्ट। जर्मन वॉच जर्मनी की एक एनजीओ है ना, पर्यावरण रिसर्च का काम करने वाली संस्था है। तो इसके द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। जर्मन वॉच की स्थापना 1991 में की गई थी और हेडक्वार्टर जर्मनी के बॉर्न शहर में देखने को मिलता है। समझ में आया? आगे आइए। 2025 में बुकर प्राइज किसने जीता है? मैंने आपको 3 बुकर प्राइज के बारे में बताया था, वैसे 2 के बारे में कैजुअली आप सुनते रहते होंगे, एक बुकर प्राइज और एक इंटरनेशनल बुकर प्राइज। लास्ट मंथ एक और बुकर प्राइज अनाउंस हुआ था, चिल्ड्रंस बुकर प्राइज, है ना, जो ऐसे किसी ऑथर को दिया जा सकता है जिसने 8 से 12 साल के बच्चों के लिए बुक लिखी हो या फिर कोई फिक्शन लिखा हो, तो फिर उनको दिया जा सकता है। ये तीसरा अभी अनाउंस हुआ है। पहली अभी तो 2025 में अनाउंस किया गया, 2027 में पहली बार वो दिया जाएगा, चिल्ड्रंस बुकर प्राइज। तो अब आ जाते हैं 2 मुद्दों पर, एक है बुकर प्राइज और एक है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। दोनों में डिफरेंस समझोगे तो फिर कभी पढ़ोगे ना किसको मिला तो कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए क्या होता है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज की अगर हम बात करें, है ना, तो ऐसे किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है, ऑथर को दिया जा सकता है जिनकी मूल कृति किसी और लैंग्वेज में हो, मतलब इंग्लिश में नहीं हो, मूल कृति किसी और लैंग्वेज में हो और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन प्रकाशित हुआ हो यूके या और आयरलैंड में। तो ऐसे किसी नॉवेल को, किताब को, फिक्शन को इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया जा सकता है। डन। मूल कृति किसी और लैंग्वेज में होनी चाहिए। आपको पता है इस साल का जो 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज है ना, बानू मुश्ताक को दिया गया है, कन्नड़ भाषा की इंडियन लेखिका है। तो उनकी जो मूल किताब थी वो कन्नड़ में थी, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हार्ट लैंप के नाम से किया था दीपा भास्टी ने, वो प्रकाशित हुआ यूके और आयरलैंड में, तो उसको दिया गया इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ओके, अब आते हैं बुकर प्राइज पे, जो हमारा क्वेश्चन है। इंग्लिश में बुक लिखी गई हो और उसका प्रकाशन यूके और आयरलैंड में हुआ हो, मतलब मूल कृति इंग्लिश में होनी चाहिए और उसका प्रकाशन यूके और आयरलैंड में हुआ हो, तो इस ऐसी बुक या फिक्शन को बुकर प्राइज दिया जा सकता है। अभी अनाउंस किया गया है बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज बानू मुश्ताक को दिया जा चुका है। बुकर प्राइज 2025 में दिया गया डेविड सैजले को। आंसर सी। किसको दिया गया? डेविड सैजले। तो हंगेरियन ब्रिटिश ऑथर है, मतलब हंगरी के रहने वाले हैं। ब्रिटेन में इनका जो मूल कृति है वो प्रकाशित हुई है, हंगेरियन मूल के ब्रिटिश ऑथर हैं। तो डेविड सैजले, इनका एक नॉवेल प्रकाशित हुआ था फ्लैश के नाम से। 2025 में इसे बुकर प्राइज दिया गया है। डेविड सैजले पहले हंगेरियन मूल के लेखक है जिन्हें बुकर प्राइज मिला है। इसके पहले हंगरी के किसी भी लेखक को जिनका मूल हंगरी का था बुकर प्राइज नहीं दिया गया। पहले हंगरी मूल के लेखक डेविड सैजले हैं। इनकी बुक प्रकाशित हुई थी फ्लैश, इनका 6ठा नॉवेल है। एक इस्तवान नाम के एक हंगेरियन व्यक्ति की इसमें कहानी है जो कि अपने जीवन में संघर्ष करता है और फिर संघर्षों से आगे चलकर कैसे पार पाता है, इनके बारे में इस बुक में नॉवेल फ्लैश में लिखा गया है। ठीक है, इसे पेंगुइन बुक्स के द्वारा प्रकाशित किया गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, किसने लिखा ये इंपॉर्टेंट है। तो डेविड सैजले के द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, फ्लैश नाम का उपन्यास, और डेविड सैजले को दिया गया बुकर प्राइज 2025 के लिए। 2024 में बुकर प्राइज दिया गया था सामंथा हार्वे को 2024 के लिए, है ना। इनकी एक उपन्यास था ऑर्बिटल, ये यूनाइटेड किंगडम की ही है, सामंथा हार्वे यूनाइटेड किंगडम से आते हैं। तो ऑर्बिटल इनका उपन्यास है जिसको दिया गया था बुकर प्राइज। अब देखिए, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2005 में शुरू किया गया था, बुकर प्राइज 1969 में शुरू किया जा चुका है जो अभी दिया गया, और चिल्ड्रंस बुकर प्राइज ये मैंने आपको बताया अभी अनाउंस हुआ है 2025 में, और ये पहली बार दिया जाएगा 2027 में। ठीक है, तीनों की पुरस्कार राशि देखे ना तो 50,000
पौंड इसकी पुरस्कार राशि है, तीनों ही अवार्ड की सेम रखी गई है। ओके, तो क्लियर हो जाता है, यह है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, मैं आपको बता ही चुका हूं। आगे चलिए, विनबैक्स सैन्य अभ्यास का 6th एडिशन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जा रहा है? विनबैक्स शुरू के दो वर्ड लेंगे ना, तो वी से वियतनाम और आई से इंडिया, IN से इंडिया और वी से वियतनाम। तो वियतनाम और इंडिया के मध्य में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज आयोजित की जाती है, इसे कहा जाता है विनबैक्स। अभी नवंबर 2025 में इसके 6th एडिशन का आयोजन किया जा रहा है। कहां पर? तो वियतनाम के ही हनोई शहर में, वियतनाम के हनोई शहर में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है, आयोजित की जा रही है इंडिया और वियतनाम के बीच में, विनबैक्स नाम की। दोनों देशों की जो आर्मी है उनके बीच में कॉपरेशन को बढ़ावा देना, जॉइंट ऑपरेशंस को बढ़ावा देना, है ना, दोनों मिलकर अगर कभी इंडियन ओशन में या फिर वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में कोई दिक्कत आए तो दोनों जॉइंट ऑपरेशन चला सके, तो इसलिए ये प्रैक्टिस की तरह आयोजित किया जाता है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विनबैक्स। इंडिया और वियतनाम के मध्य में ये 6th एडिशन आयोजित किया जा रहा है 2025 में, वियतनाम के हनोई में। सबसे पहली बार 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी और पहली बार ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित किया गया था लास्ट ईयर। नॉर्मली हर साल आयोजित किया जाता है, कोविड के टाइम पीरियड में कुछ समय आयोजित नहीं किया गया, नॉर्मली हर साल आयोजित होता है। 2024 में यह आयोजित हुआ था लास्ट ईयर नवंबर में ही, तब आयोजित किया गया था हरियाणा के अंबाला में, अब वियतनाम के हनोई में। रिसेंटली जो अदर मिलिट्री एक्सरसाइज से बता चुका हूं, पर रिपीट कर लेते हैं एक बार। एक्सरसाइज मिलान इंडिया और 50 से ज्यादा देशों के बीच में, है ना, एक बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास से विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। समुद्र शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया की नेवी के बीच में आयोजित किया जाता है, तो यह भी विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। एक्सरसाइज कोकण इंडिया और यूके की नेवी के बीच में इसका आयोजन किया जाता है, तो वेस्टर्न घाट पर इसका आयोजन किया गया, इंडिया और यूके की नेवी के मध्य में। इंद्र 2025 मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और रशिया के बीच में इसका आयोजन किया जाता है, तो राजस्थान के महाजन ट्रेनिंग ग्राउंड में इसका आयोजन किया गया, इंडिया और रशिया की आर्मी के मध्य में। ऑस्ट्रा हिंद ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की आर्मी के बीच में इसका आयोजन किया जाता है, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में इसका आयोजन किया गया अभी कुछ समय पहले। इन रॉकन ये पहली बार आयोजित हुआ है इंडिया और साउथ कोरिया के मध्य में एक नेवल एक्सरसाइज से, तो आयोजन साउथ कोरिया के ही बुसान नेवल हार्बर पोर्ट पर आयोजित किया गया। तो ये अदर मिलिट्री और नेवी एक्सरसाइज से अभी कुछ समय में ही आयोजित हुई है, तो यहां पर देख लेना। मंजूबाला, जिन पर नाडा ने डोपिंग उल्लंघन के लिए 5 साल का प्रतिबंध लगाया है, किस खेल से संबंधित है? मंजूबाला की बात करते हैं तो बहुत ही फेमस हैमर थ्रो की खिलाड़ी है। हैमर थ्रो हिंदी में क्या बोलते हैं? एक धातु की गेंद होती है और उसको उस पे एक रस्सी होती है धातु की, उससे घुमाकर फेंका जाता है, हैमर थ्रो, है ना, मतलब एक रस्सी जैसा रहता है और धातु की गेंद रहती है, तो उससे फेंका जाता है। अगर हम यहाँ पर कहीं इमेज दी हो तो देख लेते हैं, ये तो मंजूबाला है, ये आप इस तरीके का देखेंगे, आपने देखा भी होगा गेम्स, है ना, एशियन गेम्स वगैरह में, तो ये इसको ऐसे फेंका जाता है, गोला है ये धातु का, इसको फेंकना होता है जो बंदा होता है। तो हैमर थ्रो की खिलाड़ी है जिनका नाम है मंजूबाला। ओके, मंजूबाला की उपलब्धि इसलिए है क्योंकि हैमर थ्रो की प्लेयर है 2024 एशियन गेम्स में, जो कि साउथ कोरिया के इचियोन में आयोजित किया गया था। इसमें ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने हैमर थ्रो में जीता था एशियन गेम्स 2024 में, ब्रॉन्ज मेडल विनर रही। लेकिन अभी डोपिंग वायलेशन के कारण, डोपिंग मतलब क्या होता है? प्रतिबंधित पदार्थ ले लेना खेल के समय। एक्चुअल में खेल होना चाहिए फेयर तरीके से। कभी ऐसा हो सकता है कि 60 किलोग्राम वेट कैटेगरी में कोई 100 किलोग्राम का खेल रहा है, नहीं ना, क्योंकि भाई ये अलग चीज हो जाती है ना, फेयर गेम हुआ क्या? नहीं। उसी तरीके से एक ही वेट कैटेगरी में अगर किसी ने इंजेक्शन ले रखे या फिर कोई ऐसा मतलब नशीला पदार्थ ले रखा है जिससे उसकी नर्व सिस्टम तेज काम कर रहे हैं और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क कर पा रहा है क्योंकि वो नशे में, तो ये गलत है। तो ये होता है डोपिंग, मतलब प्रतिबंधित पदार्थों को बैन किया जाता है खेलों से। अगर कोई उसका उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, डोपिंग टेस्ट उसका पास हो जाता है कि भैया मतलब फेल हो जाता है कि अगर भाई उसने प्रतिबंधित पदार्थ ले रखे, तो इस केस में फिर उसको खेलों से बाहर किया जाता है। आपको पता होगा तो
एशियन गेम्स की ब्रॉन्ज मेडल विनर हैमर थ्रो प्लेयर है जिनका नाम है मंजू बाला। इन पर बैन लगा दिया गया है नाडा के द्वारा 5 साल का। ये वैसे लास्ट ईयर इनको डिटेक्ट किया गया था डोपिंग के मामले में, तो 10 जुलाई 2024 से ये नहीं खेल रही थी, तो तब से ये बैन शुरू हो रहा है 5 साल का। 2029 के मिड तक ये चलेगा, तब तक ये किसी भी नेशनल और इंटरनेशनल गेम्स में चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं ले पाएगी। नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, भारत में डोपिंग को रोकने के लिए काम करती है खेलों में। 2005 में इसकी स्थापना की गई थी, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में नाडा। ठीक है, ये इंडिया में जो डोपिंग के मामलों को खेलों में रोकती है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के अंतर्गत काम करती है। भारतीय खिलाड़ियों में डोपिंग नियंत्रण और एंटी डोपिंग रूल्स लागू करवाना इसका काम है। इसी तरीके की वर्ल्ड में जो संस्था काम करती है वो है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसे वाडा कहा जाता है। तो इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। कनाडा के मॉन्ट्रियल में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है, कनाडा के मॉन्ट्रियल में। ये वाडा है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका भी काम इंटरनेशनल लेवल पर यही है, खिलाड़ियों में डोपिंग को नियंत्रित करना। तो मंजू बाला समझ में आ गया, हैमर थ्रो की खिलाड़ी है जिनको बैन किया गया है 5 साल के लिए। आप सभी को ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए आप स्टडी मटेरियल को ज्वाइन कर सकते हैं। बायलिंगुअल ई बुक्स आपको यहां पर मिल जाएगी, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, कंप्यूटर, जीके, जीएस, तो काफी अफोर्डेबल प्राइस में अभी के लिए आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां पर क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए, और कोई भी हर्डल आता है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आगे आइए, 2025 में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहां किया गया? 2025 में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया कनाडा में। वैसे आपको पता है G7 की एनुअल समिट भी इस साल कनाडा में ही आयोजित की गई थी, और अब इसके फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक का आयोजन भी कनाडा के नियाग्रा सिटी में किया गया है। भारत की ओर से भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। G7 और इंडिया के मध्य में ट्रेड को बढ़ाने के लिए, इंटरनेशनल कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए यहां पर बातचीत की गई है। ठीक है, ट्रेड को कैसे बढ़ाया जा सकता है, फेयर तरीके से ट्रेड को कैसे डील किया जाए, तो G7 के फॉरेन मिनिस्टर और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने यहां पर पार्टिसिपेट किया। तो इंडिया यूके विजन 2035 के बारे 2035 के बारे में भी ब्रिटेन के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनसे भारत के फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा बात की गई है। एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, ग्लोबल गवर्नेंस में सहयोग से संबंधित है इंडिया यूके विजन 2035। तो ये इंडिया और यूके के मध्य में, तो इस पर भी बातचीत की गई। G7 के मेंबर्स की बात करें, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए और यूरोपीय यूनियन, ये सारे मेंबर है किसके? G7 के। वैसे 7 सदस्य आते हैं और एक यूरोपीय यूनियन आता है, ठीक है ना। तो G7 के मेंबर कंट्रीज के मध्य में आयोजित के विदेश मंत्रियों के बीच में आयोजित किया गया विदेश मंत्रियों की एनुअल मीटिंग कनाडा के नियाग्रा सिटी में। G7 का 2025 में 51वीं समिट थी, याद रखना G7 की 2025 में, इसका आयोजन भी कनाडा में ही किया गया था। हाल ही में घोषित 6th नेशनल वाटर अवार्ड 2024 में बेस्ट स्टेट का पुरस्कार किस राज्य को दिया गया? 6ठे नेशनल वाटर अवार्ड्स 2024 में ये अवार्ड दिए गए, लेकिन ये 2024 के आधार पर है, परफॉर्मेंस के आधार पर। बेस्ट स्टेट की कैटेगरी का जो अवार्ड है वो दिया गया महाराष्ट्र राज्य को। वैसे काफी सारी अलग अलग कैटेगरीज होती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट उसमें बेस्ट स्टेट की ही कैटेगरी है। ऐसा जो भी राज्य है जिसने वाटर मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन के लिए बेस्ट काम किया हो, उसको बेस्ट स्टेट की कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है। वैसे ये जो अवार्ड है ना, नेशनल वाटर अवार्ड, ये व्यक्ति को भी दिए जा सकते हैं, इंडिविजुअल, और किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी दिए जा सकते हैं, स्टेट को भी दिए जा सकते हैं, कैटेगरी अलग अलग होती है। तो यहां पर बेस्ट स्टेट में ऐसे स्टेट जिन्होंने वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के लिए काम किया, उसे दिया जा सकता है। तो महाराष्ट्र राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया। भारत के यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति है CR पाटिल, यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, ठीक है। इन्होंने पुरस्कार की घोषणा की। 18 नवंबर 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में यह अवार्ड दिए जाएंगे। तो अभी दिए जाएंगे 18 नवंबर को भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। 10 कैटेगरीज में टोटल 46 अवार्ड दिए गए। यहां पर एक और चीज, 10 कैटेगरी में 46 अवार्ड दिए गए, लेकिन हमारे लिए सारे इंपॉर्टेंट नहीं है।
नेशनल वाटर अवार्ड। तो हम बेस्ट स्टेट की कैटेगरी देखते हैं तो पहला आ जाता है महाराष्ट्र, सेकंड गुजरात और तीसरा हरियाणा। नेशनल वाटर अवार्ड 2024 सिक्स्थ एडिशन। देखिए क्यों दिया जाता है ये तो मैंने आपको बता दिया, सही है। 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी और फर्स्ट प्राइज बेस्ट स्टेट की कैटेगरी में महाराष्ट्र को ही दिया गया था। और अब जो लास्ट ईयर 2023 के लिए जब दिया गया फिफ्थ नेशनल वाटर अवार्ड, तो बेस्ट स्टेट कैटेगरी में दिया गया था पहला प्राइज ओडिशा को। और अब 2024 के लिए जब अवार्ड दिए जा रहे हैं सिक्स्थ नेशनल वाटर अवार्ड, तो फर्स्ट अवार्ड आया है महाराष्ट्र के पास। जो प्राइज मनी है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, पहले नंबर पर जो स्टेट या व्यक्ति आता है 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, सेकेंड पर 1.5 लाख और थर्ड पर 1 लाख रुपए की प्राइज मनी दी जाती है। तो जल शक्ति मंत्रालय यह अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करता है। आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? वैसे हमने इसको अक्टूबर मंथ में जब ये जीत के आए थे ना, हमने डिस्कस किया था। इनका नाम है कैथरीन मार्टिना कॉनोली। कैथरीन मार्टिना कॉनोली आयरलैंड की 10वीं प्रेसिडेंट बनी है हाल ही में। आयरलैंड की प्रेसिडेंट बनने वाली तीसरी महिला है। आयरलैंड एक उत्तरी यूरोपीय देश है, इसकी प्रेसिडेंट बनी है 10वीं प्रेसिडेंट कैथरीन कॉनोली। और 10वीं प्रेसिडेंट और थर्ड फीमेल प्रेसिडेंट माइकल डी हिगिंस का इन्होंने स्थान लिया है, जो अभी तक प्रेसिडेंट के 9वें प्रेसिडेंट थे आयरलैंड के। अभी अक्टूबर 2025 में अभी इलेक्शन हुए थे, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जिसमें कैथरीन कॉनोली ने टोटल 63% वोट हासिल किए। उसके बाद ये चुन ली गई थी। अब इन्होंने फाइनली अपने पद की शपथ ली है 10वें प्रेसिडेंट के रूप में। माइकल डी हिगिंस की बात करें तो ये 2011 से 2025 तक 14 साल तक आयरलैंड के 9वें प्रेसिडेंट रहे हैं और 10वें प्रेसिडेंट अब बनी है कैथरीन कॉनोली। आयरलैंड एक उत्तरी यूरोपीय देश है जिसकी कैपिटल है, कहां दिख रहा है, आयरलैंड को मेंशन नहीं किया क्या, ये रहा, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ठीक है। कैपिटल है डबलिन। कैथरीन मार्टिना कॉनोली यहां पर आयरलैंड की प्रेसिडेंट है और प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो माइकल मार्टिन यहां के प्राइम मिनिस्टर है। आगे चलिए। WHO ने रिफ्ट वैली फीवर के लिए चेतावनी जारी की है। यह बीमारी पहली बार किस अफ्रीकी देश में देखी गई थी? WHO ने रिफ्ट वैली फीवर के लिए चेतावनी जारी की है अफ्रीकी देशों में, ठीक है ना। ये लगातार बढ़ता जा रहा है। ये सबसे पहली बार रिफ्ट वैली फीवर डिटेक्ट किया गया था केनिया में। केनिया भी एक अफ्रीकी देश है, तो केनिया में जो रिफ्ट वैली है वहां पर क्योंकि इसे डिटेक्ट किया गया था तो इसका नाम पड़ गया रिफ्ट वैली फीवर। अभी WHO ने अफ्रीका के पश्चिम में 2 देश है, मारितानिया और सेनेगल, इनके लिए एडवाइजरी जारी की है कि यहां पर रिफ्ट वैली फीवर के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वायरस से होने वाली एक बीमारी है ना, फ्लेबोवायरस नाम के वायरस के कारण फैलती है। ये जानवरों में फैलती है पर मनुष्यों में मच्छर के काटने से या फिर कोई इन्फेक्टेड एनिमल अगर संपर्क में आ जाता है तो इंसानों में भी ये बीमारी देखने को मिलती है। शुरुआती इसके जो लक्षण है वो बुखार, तेज बुखार, जोड़ों में दर्द, वीकनेस, है ना, इसके मामले देखने को मिलते हैं। सांस का फूलना, अगर टाइम पे इनको इलाज नहीं मिलता है तो फिर बाद में व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो वायरस से होने वाली बीमारी है फ्लेबो वायरस नाम का एक वायरस है जो कि पहली बार केनिया के रिफ्ट वैली में डिटेक्ट किया गया था 1930 के दशक में। तो वहां से इस बीमारी का नाम आया है। WHO ने इस बीमारी के लिए एडवाइजरी जारी की है। ड्रेप प्रोग्राम को स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत शुरू किया गया। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो एक ड्रेप प्रोग्राम शुरू किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत। अगर हम इसकी बात करते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 कब शुरू किया गया, तो इसकी शुरुआत की गई थी 2021 में। अब आता है कि ड्रेप प्रोग्राम क्या है। अगर हम ड्रेप प्रोग्राम की बात करें तो यह है डंप साइट रिमेडिएशन एक्लेरेटर प्रोग्राम। ड्रेप का फुल फॉर्म है। इसका उद्देश्य क्या है पता है? जीरो डंप साइट यानी कचरा ढेर मुक्त देश बनाया जा सके। जो कचरे को डंप किया जाता है ले जाकर, जो ऐसी जो साइट्स होती है उनको खत्म करना,
जो वेस्ट होता है उनको खत्म करना, उनकी जो साइट्स होती है उनको खत्म करना, ये लक्ष्य है सितंबर 2026 तक का। मतलब कचरा ढेर मुक्त देश बनाना ड्रेप प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है, जिसे स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत हाल ही में 1 साल के लिए लॉन्च किया गया, सितंबर 2026 तक के लिए। प्रोग्राम 2025 में शुरू हुआ, 1 साल तक ये चलेगा। कौन सी मिनिस्ट्री इसको इंप्लीमेंट करेगी? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इस प्रोग्राम को लागू करेगा, ड्रैप प्रोग्राम को। देखिए, सबसे पहले हम स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 1.0 की बात करें। इसकी शुरुआत की गई थी अक्टूबर 2014 में, 2 अक्टूबर 2014 स्वच्छ भारत मिशन इसकी शुरुआत की गई थी। खुले में शौच मुक्त देश बनाना, सभी जगह से कचरे का या जो वेस्ट है उसका मैनेजमेंट सही ढंग से करना स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य था। तो ये सबसे पहली बार 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया। इसका सेकेंड फेज शुरू हुआ था 2021 में। सभी शहरों को गार्बेज फ्री बनाना, कचरा ढेर को उठवाना, साफ करना और देश को हरा भरा बनाना, ये इसके सेकेंड जो फेज आया था उसका मुख्य उद्देश्य था। तो ये 2021 में लॉन्च किया गया था और इसी के तहत अब ट्रैप प्रोग्राम लाया गया है 1 साल के लिए। लास्ट क्वेश्चन हमारा, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल का दूसरा स्थापना दिवस मनाया गया है। ब्रिक की स्थापना कब हुई थी? जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल, इसका हाल ही में दूसरा स्थापना दिवस मनाया गया। ब्रिक की पहली बार देश में स्थापना 2023 में की गई थी। क्या है उद्देश्य, क्या है ब्रिक को स्थापित किए जाने का? तो भारत में बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च, इनोवेशन और इंडस्ट्री के साथ सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च को बढ़ावा दिया जा सके। बायोटेक्नोलॉजी काफी बार मैं आपको बता चुका हूं, किसी भी प्रकार की चीजों में, जीव में इस प्रकार का परिवर्तन करना लैब में ले जाकर या बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से, जिससे वो ह्यूमन यूज के लिए आ सके। तो भारत में बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च बढ़ाई जा सके, इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल की स्थापना की गई थी 2023 में। इसका दूसरा स्थापना दिवस अब 2025 में मनाया गया है और इसी उपलक्ष्य में अभी फरीदाबाद में 200 एकड़ में ब्रिक बायो इनोवेशन पार्क बनाने की घोषणा की गई है। कहां पर? फरीदाबाद में। ठीक है, इस संस्था का हेडक्वार्टर हमको नई दिल्ली में देखने को मिलता है। भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक बायो इकोनॉमी $300 बिलियन तक हम पहुंचा पाए। तो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल की स्थापना 2023 में की गई थी। अभी इसका दूसरा स्थापना दिवस 2025 में मनाया गया। तो यहां पर 13 नवंबर के हमारे करंट अफेयर हो जाते हैं, डिस्कस कर लिया हमने डिटेल में। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज करते हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश के 50वें इंडिपेंडेंस डे प्रोग्राम में भाग लेने गई है? भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अंगोला के 50वें इंडिपेंडेंस डे प्रोग्राम में भाग लेने के लिए गई थी 11 नवंबर को। दुनिया का पहला ग्लोबल एथिकल स्टैंडर्ड और ऑन न्यूरो टेक्नोलॉजी किसके द्वारा अपनाया गया है? तो इसे अपनाया गया है यूनेस्को के द्वारा। सुपर टाइफून फंग वोंग किस महासागर में आया है? तो यह टाइफून हमको देखने को मिला है वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में। ठीक है, फंग वोंग, तो आंसर हो जाएगा ए, वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन। वेदेश्वरन राजा रमन, जिनका 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह संबंधित है स्पेस साइंस के क्षेत्र से, सॉरी कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र से, सही कीजिएगा, कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र से। रियल क्राफ्ट पोर्टल किसके द्वारा विकसित किया गया है? इस पोर्टल को विकसित किया है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ने। मित्र शक्ति 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच में आयोजित किया जाता है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 कहां आयोजित किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा चंडीगढ़ में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकारों की 37वीं बैठक कहां आयोजित की गई है? तो यह आयोजित की गई है केन्या के नैरोबी में। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल एजुकेशन डे हर साल मनाया जाता है 11 नवंबर को। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के 30 वर्ष पूरे हो चुके हैं, यह कब लागू किया गया था? यह लागू किया गया था 1995 में। ठीक है, तो ये सारे करंट अफेयर हो गए हमारे।
रिवाइज कर लिए हमने। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लें। अगर बैंक दर बढ़ती है तो मुद्रा आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर बैंक दर बढ़ती है तो मुद्रा आपूर्ति डिक्रीज होती है। रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? ब्लड में एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को सेरोलॉजी कहा जाता है। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर हो गए। अब आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देखें। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रेसिडेंट को पद से रिजाइन देने का अधिकार है? प्रोजेक्ट उद्भव किस मंत्रालय से जुड़ा है? और भारत का पहला क्वांटम डेटा सेंटर कहां खोला गया? तो ये 3 क्वेश्चन है, ध्यान से नोट कीजिए, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।